नमस्कार, मैं राहुल यादव। एसआईआर को लेकर पूरे देश में जो बवाल मचा है और उस पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रवैया है वो वाकई में असमंजस में डाल रहा है। और ऊपर से आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होने जा रहा है। क्या कुछ होने जा रहा है इसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज जिस खबर के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं वो खबर आपको देखनी चाहिए। एक खबर जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक रखती है, एक खबर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बड़े कांड से ताल्लुक रखती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस वक्त स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर अदालत में सुनवाई कर रहे थे, उस वक्त कोर्ट के भीतर सरेआम सबके सामने एक ऐसा कांड किया गया जिससे हर कोई अवाक है, हर कोई दंग है और ये सोच रहा है कि जब पूरा देश सीजीआई की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है तो सीजीआई ये क्या कर रहे हैं। मैं बात दरअसल उनके एक लापरवाही की कर रहा हूं और ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी अदालत के सामने, कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। जस्टिस जयमाल्या बख्शी और जस्टिस सूर्यकांत बैठे हुए थे सामने और एक तरफ अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत झपकी ले रहे थे अदालत में। ये वीडियो देखिए जरा, किस तरीके से अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें दे रहे हैं और जस्टिस सूर्यकांत ऐसे ऐसे झपकी ले रहे हैं। हो सकता है बहुत थकावट हो गई हो सकता है बड़े लंबे टाइम तक काम कर लिया हो, लेकिन इतने संजीदा, इतने संवेदनशील मुद्दे पर देश के इस न्यायपालिका के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरीके से झपकी लेना अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है और लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम सारे लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कह रहे हैं कि जब एसआईआर जैसे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिस पर पूरा देश सीजीआई की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम अदालत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, उस वक्त जब दलीलें दी जा रही है एसआईआर के खिलाफ कि एसआईआर कैसे असंवैधानिक है, एसआईआर कैसे गैर कानूनी है, एसआईआर के नाम पर कैसे एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदालत में झपकी ले रहे हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जरा देखिए, पहले वीडियो देखिए पूरा। So I'm sorry, I said rule 6, it's form 6. Sorry, form 7. Form 7. Voter application form for objection for proposed inclusion, deletion of name in existing. So an individual verification to assuage your lordship's doubts and to have a mass of this imagined influx of non-citizens marauding over India and invading India, which of course is a figment of imagination, but let's assume there are many of them. So many of them have to come one by one under this one. So I will file against her, she will manage to, she will contest it and some third party will decide it. I will file against him, he will contest it and some third party will decide it. You have a provision, rule 7. Sorry, form 7. इस वीडियो को शेयर करते हुए अरुण राठौर लिख रहे हैं कि ही इज टेकिंग अ नैप इन बिटवीन द हियरिंग। बता रहे हैं कि जब सुनवाई चल रही है उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नैप ले रहे हैं। अब बताया ही जा रहा है कि ये उसी वक्त, ठीक उसी मामले के बीच का घटनाक्रम है जब कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी इस पूरे मामले में एसआईआर के खिलाफ दलीलें पेश कर रहे थे। अच्छा, ये सब कुछ ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि उसके ठीक एक दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया था, ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कहा था कि गरीबों के लिए आधी रात तक बैठ सकता हूं। तो क्या आधी रात तक ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए कि आप खुद झपकी आने लगे आपको? ऐसा भी काम क्या? सबसे बड़ा सवाल देखिए, दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, गरीबों के लिए आधी रात तक बैठ सकता हूं, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत बोले, मैं यहां सबसे छोटे व्यक्ति के लिए हूं, मेरी कोर्ट में लग्जरी केस नहीं। ये इस घटनाक्रम से पहले इस तरीके का बयान सीजीआई के द्वारा देना, हालांकि झपकी आना और इतने संवेदनशील मुद्दे पर, इसीलिए सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं। उधर दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक में ज्ञानेश कुमार को जेल भिजवाने की, ज्ञानेश कुमार को अपदस्थ करने की पूरी तैयारी पूरे विपक्ष ने कर ली थी। और उसी तैयारी से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ कि ज्ञानेश कुमार एंड सन्स ने
एसआईआर की तारीख बढ़ा दी। क्या ज्ञानेश कुमार को, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को यह पता चल गया था कि अगर तारीख नहीं बढ़ाई तो और ज्यादा बुरी स्थिति हो सकती है संसद सत्र में? और इसीलिए सत्र से ठीक एक दिन पहले 1 दिसंबर से सत्र और 30 नवंबर को एक हफ्ते तक एसआईआर की डेडलाइन बढ़ा दी गई, 11 मार्च तक, माफ कीजिएगा 11 दिसंबर तक। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सिर्फ विपक्ष के वो सांसद जो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने वाले हैं, उस पूरी प्रक्रिया से खौफजदा इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते की डेट बढ़ा दी है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 26 बीएलओ ने जान गंवा दी। कल सर्वेश सिंह ने जिस तरीके से मरने से पहले उन्होंने अपना वीडियो जार जार रोते हुए उन्होंने जारी किया, अपने 4 बच्चों का हवाला देते हुए जारी किया, वो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन की तानाशाही का एक जिंदा सबूत है जो आप सर्वेश सिंह की चिता के रूप में जल चुका है। सर्वेश सिंह का वीडियो देखकर दिल दहल उठता है कि आखिर जिले के डीएम क्या जिले इलाही हो गए हैं क्या? एक बीएलओ जिसके पीछे एक पूरा परिवार है, 4 बच्चों की जिम्मेदारी है, वो जान गंवा देता है। ये जरा देखिए, जब समय बढ़ाई गई, एसआईआर की डेट बढ़ाई गई, यूपी में बड़ा एसआईआर का समय, इस तारीख को जारी होगी वोटर लिस्ट। हिंदुस्तान की खबर है, इसमें बताया गया है कि 11 दिसंबर तक रहेगा और उसके बाद 16 दिसंबर को इसकी लिस्ट जो है, मसौदा ये जारी किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी के स्थान पर 14 फरवरी को जारी की जाएगी। ये पूरी इंफॉर्मेशन एक तरीके की आप लोगों को इसके बारे में शायद पता हो, लेकिन जो संसद के शीतकालीन सत्र में होना है वो तो वाकई में ज्ञानेश कुमार को बड़ी बुरी स्थिति में डालने वाला है। ज्ञानेश कुमार पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर 100 सांसद इस तरीके से लिख देते हैं, महाभियोग प्रस्ताव ला देते हैं, तो ज्ञानेश कुमार को कुर्सी छोड़नी ना सिर्फ पड़ेगी बल्कि एक गंभीर जांच का भी सामना करना पड़ सकता है। अब ये मऊ जिले के डीएम हैं, एक शिकायत की गई राजीव राय के द्वारा। राजीव राय ने कहा था कि बहुत सारे जो नाम है वो काट दिए गए, जिस पर डीएम साहब का जवाब देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी के सदस्य हो गया हो ये डीएम साहब का हैंडल। शिकायत तथ्यपरक नहीं है, एसआईआर प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, कुछ बीएलओ द्वारा 100% कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। अभी गणना प्रपत्र के एकत्रण और डिजिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। इसके उपरांत दावे आपत्तियों को प्राप्त कर उनका निस्तारण किया जाएगा। राजीव राय ने डीएम साहब का जो प्रशासन चलाने का पूरा जो उनका एक आडंबर क्रिएट कर रखे थे, सारा का सारा एक ही जवाब में फोड़ कर रख दिया। ये ट्वीट जरा देखिए। आपसे अनुरोध है कि अक्टूबर माह में जो 20,000 नाम डिलीट हुए हैं, जिसका 664 पेज में डिटेल उपलब्ध करा दिया गया है, उस पर लिखा है कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिलीशन एक्सेप्टेड। ये किसकी एप्लीकेशन, ये किसने एप्लीकेशन दिया, कब दिया, इसका डिटेल उपलब्ध करा दीजिए। कोई खास वर्ग के मतदाता ही क्यों, ये तथ्य और कब उपलब्ध कराएंगे? हम लोग आपसे सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सच तो ये है, आपको भी नहीं पता कि कब कैसे इतने नाम डिलीट हो गए। कल से संसद में सवाल पूछा जाएगा और आज संसद में सवाल पूछा जाएगा कि भाई साहब, उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा में 20-20 हजार लोग, एक वर्ग विशेष के अपने नाम ही डिलीट करा दिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डीएम ने जिले इलाही हो गए हैं जिले के। खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं, एसआईआर को बता रहे हैं शुद्धिकरण, और शुद्धिकरण के बाद भाजपा ही क्यों जीतती है। सुनिए जरा, ये पोल खोलता है ज्ञानेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री खुल के ये बात बोल रहे हैं। अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमने बेईमानी की है, बाकी अब संभाल लीजिए। देखिए जरा, के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहाँ के लोग उनसे नाराज थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है। और हम पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी, जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा
इस तरीके की स्थितियां हैं। उधर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता की एक और पोल खोली है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनका इलेक्शन कमीशन अभी तक बिहार के मामलों में बहुत सारे वोटर्स की, बहुत सारे जो वोट पड़े हैं उनका अलग अलग जो बाइफर्केशन है वो जारी नहीं किया है। शपथ ग्रहण हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हो सकता है कि कुछ चल रहा हो। इसी पर चित्रा त्रिपाठी को धोते हुए क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। आज तक चुनाव आयोग ने ऑफिशियल डेटा नहीं दिया कि कितने पुरुषों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला। अब इसमें भी ज्ञानेश कुमार बोल बैठेंगे क्या? माँ बहन बेटियों ने कितना वोट डाला ये सब सूचना साझा करनी चाहिए क्या? बोलेंगे क्या? क्योंकि हमको तो जितना भी नजर आ रहा है, हमको यही नजर आ रहा है कि धांधली करने का पूरा कोशिश प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरीके से आप नोटिस कर लीजिए ना, आखिर इलेक्शन ऑब्जर्वर जितने भी लोग गिर रहे हैं सबसे तो गुजरात से क्यों आ रहे हैं? गुजरात से बहुत प्रेम है, इसीलिए सारा का सारा जितना प्रोजेक्ट होता है गुजरात जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो सारे ऑफिसर्स भी। इस बीच दोस्तों किस तरीके से बीएलओज परेशान हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। एक महिला झुंझला गई, कह रही कि मैं थाने में आती हूं, पीटने पाटने की धमकी दे दी। ये बहुत वायरल हो रहा है। ये शिक्षा मित्र हैं कंचन कुमला देवी, इनको भी दिया गया है, बीएलओ बनाया गया है। और लेखपाल जो है अनिल राजपूत, इसने फोन किया था तो किस तरीके से कंचन तोमर ने धो दिया ये आप देखिए। कंचन बोल रहे हैं। हाँ बताएं क्या बात है? ये ड्यूटी लीजिए आके बीएलओ की अपनी तहसील। अगर हम ना लेंगे तो वो अधिकारी को बता दो अपने। तो अधिकारी को बता दो। कहाँ से बोल रहे हैं पहले तुम ये बताओ। तहसील से बोल रहे लेखपाल। तो लेखपाल नाम क्या है तुम्हारा? अमित राजपूत नाम है। तुम राजपूत हो जब हो? अब हमारे तहसील में तो वहीं मरे आई थे। अच्छा है उमरदार इतने टीचर हैं लगे हुए हो। नहीं ऐसे बात करेंगे। अभी थाने कह रहे हैं ये साला हमारे 2-4 दिन से पीछे पड़ा हुआ। चलो अभी जब तुम हमसे जेल करवाओ सकते। ठीक बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आइए थाने में। अब देखो आयरत में ऐसी तैसे वहीं करवाओ। ठीक आइए। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।